टेंथ क्लास के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, हम आज से जो संजीव की डैश वर्क है उसके सारे मॉडल पेपर एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ले रहा हूँ मैं मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र था, उस पैटर्न पर एक पेपर जो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी हुआ है वो पेपर इसके अंदर सॉल्व किया हुआ है पूरा। देखिए, इसके अंदर पूरी तरह से सॉल्व है, परंतु मैं आपको इस सॉल्व को किस ढंग से इसको करना है। जैसे ये यहाँ पे सीधे आंसर दे रखे हैं इस प्रश्न के अंदर, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। पूरा पेपर है वो इस ढंग से विभाजित है। अब खंड अ के अंदर आपके टोटल 18 प्रश्न आएंगे, राइट। एक एक नंबर के 18 प्रश्न है और उन प्रश्नों को कैसे करना है, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर शीट के अंदर सीधा इसका आंसर दे रखा है। जैसे पहले का स, दूसरे का ब, इस ढंग से आंसर दे रखे हैं, परंतु ये आंसर आप याद करेंगे तो मतलब है नहीं, क्योंकि ये गणित है। अब गणित के अंदर आपको प्रश्न है वो सॉल्व करना आना चाहिए, तो एक एक प्रश्न किस ढंग से आपको सॉल्व करना है। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे ढंग से देख लिया तो 18 नंबर आपके फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है वो पूरा बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न पत्र है। और ये अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से कर लेंगे तो सारे मॉडल पेपर के अंदर जो भी प्रश्न दे रखे हैं छोटे छोटे एक एक नंबर के, आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो भी अवसद वाले प्रश्न हैं आप आराम से बोर्ड परीक्षा के अंदर करके आएंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले इस मॉडल पेपर का खंड अ है वो, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो लेता हूँ। अब देखिए, खंड अ के अंदर जो सबसे पहले का जो पहला प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम है। यानी आपको एलसीएम पूछा गया है, दो संख्या दे रखी है और उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप चाहो तो जो शॉर्ट तरीका है हमारे एलसीएम निकालने का उससे भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर से मतलब है। यहाँ पे जो मेथड है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ कि किस ढंग से आपको एग्जाम में आए तो कैसे करके आना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं संख्या ले रहा हूँ 6। एक तो आपकी संख्या दे रखी है 6 और इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। एक आपको निकालना है 20, दूसरी जो संख्या है वो 20 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, राइट। अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे ढंग से मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। तो देखो, करने का तरीका होता है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग देना है। अगर 2 का नहीं जाता है तो 3 का देना है। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग जा रहा है 6 के अंदर, कितनी बार गया? 3 बार। फिर देखो 3 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं तो किसका देंगे? 3 में। 3 का कितनी बार गया? 1 बार। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 का भाग 20 के अंदर आराम से जा रहा है 10 बार। फिर 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। 5 में 2 का जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, सीधा 5 का ही जाएगा, तो यहाँ पे मैं 5 का दे दूंगा 1 बार। ओके। अब देखो हमारे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए हैं? 2 इंटू 3, ठीक। 20 की जो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। अब हमारे एलसीएम जो निकालने का तरीका है वो क्या होता है, आप अच्छे रंग से नोट करना। एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि यहाँ पे आपको जो भी अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उन सभी संख्याओं का गुणा करना है और जो कॉमन है उनको एक बार ही लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ही लूंगा और बाकी जितनी भी संख्या देखो कॉमन नहीं है। यहाँ 2 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, 3 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जितनी भी संख्या है उनका सारा का गुणा करना है। 2 ले लिया, फिर यहाँ से 3 ले लो और ये 5, ठीक। अब इनका गुणा कर दो। देखो 2 इंटू 2 कितने हुए? 4, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 कितने हुए? 60। तो इसका जो आंसर है सही वो है 100 ऑप्शन को आप टिक कर दे और इस ढंग से आपको करके आना है। ये तो है अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है। अब मैं आपको जो सरल तरीका, हम परंपरागत तरीका अपनाते हैं एलसीएम निकालने का, उस तरीके से भी करके बता देता हूँ, जिससे आपको अगर जल्दी से आंसर निकालना है तो क्या रहेगा। अब देखिए, इसका आंसर जल्दी से निकालना है तो 6 और 20 ले लो और इस ढंग से हम एलसीएम निकालना अच्छे ढंग से जानते हैं। देखिए 6 और 20 के अंदर देखना है किसी भी एक संख्या में अगर 2 का भाग जाता है तो देना है, 2 का भाग दे देंगे। यहाँ जा रहा है आराम से, कितनी बार गया? यहाँ 3 बार। 20 में कितनी बार गया? 10 बार, ठीक है। वापस 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 का भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 का देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, दे दो। 3 में जाता नहीं तो 3 ऐसा का ऐसा। 10 में कितनी बार गया? 5 बार। अब देखो 3 और 5 दोनों को देखो, 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाएगा यहाँ पे आराम से 1 बार और 5 में नहीं जाता, 5 ऐसा का ऐसा। 5 का ही जाएगा यहाँ पे, अब 1 ऐसा कैसा आ जाएगा और 5 में 5 का भाग गया 1 बार, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है आपको आता होगा, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा 2 से कर दो, कितने हुए? 4, 4 का गुणा 3 से 12 और 12 का गुणा
5 से करेंगे तो 60। यानी आपके जल्दी आंसर निकालने का तरीका ये रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यहाँ पे सिर्फ आपको उत्तर निकालना है, विधि कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। तो पहले तो आपको शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद में आपको उन शून्यकों का योग करके देखना है कि कितना आ रहा है। चलिए शून्यक निकालते, देखो x² माइनस 7x प्लस 12 है, ठीक। अब इसका आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड यानी गुणा करने पर तो आने चाहिए आपके 12 और जोड़ने पर आने चाहिए 7। तो 4 और 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो देखो x² माइनस 4x माइनस 3x, ठीक है। यानी 7x के स्थान पर -4x और -3x रख देंगे और प्लस के 12, ठीक है। अब देखो यहाँ से x से वो कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 रह जाएगा, राइट। वापस x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा अंदर x, और यहाँ से रह जाएगा माइनस का 3। अब शून्य के लिए क्या करते हैं हम, 0 के बराबर करते हैं। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर करो और x माइनस 3 को भी 0 के बराबर करो। तो x बराबर कितना आ गया 4, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ शून्य कितने आ गए, एक तो 4 आ गया, एक 3 आ गया। अब इसका योग करेंगे, 4 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब, यानी ब ऑप्शन है वो सही है। ब को टिक कर दे और इस ढंग से आप शून्य निकाल के उसका योग करना है, ठीक है। अब देखिए बहुत जने छात्रों को ये थोड़ा भारी लगता होगा, क्योंकि ये एक तरह से गुणनखंड है, और गुणनखंड आपको अच्छे ढंग से अलग से वीडियो में जाकर ही समझना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो, क्योंकि ये बहुत ही कठिन माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जोड़े बनाना अच्छे ढंग से आना चाहिए। जोड़े कैसे बनाते हैं, गुणा करने पर देखो यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए, और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर मैं इसको विस्तृत रूप से पढ़ाने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अलग से वीडियो है वो बने हुए काफ़ी गुणनखंड से संबंधित, उन वीडियो को देखकर अच्छे ढंग से इस टाइप के प्रश्न है वो समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा। यानी जो समीकरण दे रखा है उसके अंदर x का मान आपको 5 रख के देखना है। तो चलिए समीकरण क्या है, देखिए 3x प्लस 2y बराबर 7, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x का मान कितना रखना है 5। तो चलिए मैं x के स्थान पर 5 रख लेता हूँ, यानी 3 × 5 हो जाएगा। ये x है, यहाँ पे 5 रख लिया, फिर 2y बराबर 7। अब इसको हल करो, देखो 3 × 5 कितने हुए 15, फिर प्लस 2y बराबर 7। 2y ऐसा का ऐसा रखो, ये 15 को पक्षांतर कर दो, 7 माइनस 15। तो 2y बराबर देखो 7 में से 15 गए माइनस के 8। तो y का मान आ जाएगा -8 बट्टा ये 2 है उसका गुणांक का भाग लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा -4। यानी आपके सही उत्तर है वो क्या है, स। इसका जो सही ऑप्शन है वो स है, ठीक है। इसको टिक कर दे आप। अब देखिए जो चौथा प्रश्न है वो दे रखा है कि दी गई आकृति में जो DE है वो समांतर है BC। यानी जो DE है वो समांतर किसके है, BC के। और AD, A से लगाकर D तक है वो कितना दे रखा है 1.5, ठीक है। उसके बाद में DB, D और B कितना दे रखा है 3। AE, A से लगाकर E तक कितना दे रखा है 2। आपको पूछा है EC, यानी ये भुजा है वो कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो ये थेल्स प्रमेय से होता है, आपको अच्छे ढंग से पता होगा, कई वीडियो मैंने इसे बनाए हुए। अब देखो थेल्स प्रमेय का मतलब होता है इन दोनों भुजाओं का अनुपात है वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, देखो AD, मैं लिख रहा हूँ यहाँ AD बट्टा DB, D और B, ये बराबर होगा किसके, AE बट्टा EC। बहुत ही सिंपल है, कमजोर छात्र भी इसको आराम से कर सकते हैं। EC यानी दोनों भुजाओं के अनुपात को बराबर करना है। देखो क्या लिखा मैंने, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC। चलो अब जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। AD कितना दे रखा है 1.5, लिख लो 1.5। DB कितना है 3 बराबर AE कितना है 2, और EC आपको पूछा है, इसको एजिटिव लिख लो ऐसा कैसा, ठीक है। अब इसको सरल करो, सरल करने के लिए वज्र गुणन करना है। देखो EC इधर गुणा होगा, यानी EC का गुणा हो जाएगा 1.5 से, और 3 का गुणा होगा 2 से, 2 × 3, ठीक। अब देखो EC बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 का भी नीचे आप गुणा कर देना,
देखो हमें पूछा है ईसी, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 कर दो 6, और यहाँ पे 1.5 वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी 1.5 जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा। ईसी यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, ईसी बराबर देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे से तो ऊपर आ जाएगा 0, यानी 60 बाय हो जाएगा 15, तो ईसी का मान आ जाएगा 15 का भाग 60 के अंदर जाएगा, यानी 15 का भाग 60 में जाएगा 4 बार, यानी ईसी का मान हमारे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये इस ढंग से आप आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे 4, और सही आंसर इसका रह जाएगा हमारे ब है वो सही है, जिसके अंदर 4 दे रखा है वो सही हो जाएगा। इसको बोला जाता है थेल्स प्रमेय, इसको कहते हैं हम थेल्स प्रमेय। एक नाम और है इसका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े प्रश्न भी ऐसे आ सकते हैं आपके, तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। अब देखो पांचवा प्रश्न दे रखा है कि बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी, यानी आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो जो दूरी सूत्र होता है वो आपको पता होगा कि रूट के अंदर आपको करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको जो दो ब्रैकेट दे रखे हैं, देखिए यहाँ क्या दे रखा है हमें 2 और 3, दूसरा जो निर्देशांक है वो क्या है 5 और 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल याद रखना, अगर सूत्र याद रहता तो ठीक है, नहीं तो आपको पहले दूसरा जो ब्रैकेट है उसके आप पहले में से पहला घटाना और दूसरे में से दूसरा घटाना है। देखो कैसे, रूट के अंदर ब्रैकेट बना दो और उसके बाद में 5, ये 5 लिया पहला और पहले में से पहला घटा रहा हूँ -2, ठीक है। इसका वर्ग कर दो, फिर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ, यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अर्थात ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 5 में से 2 गया 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 9, और यहाँ पर भी 3 का वर्ग करेंगे 9, आगे क्या हो जाएगा रूट के अंदर 18 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 का वर्गमूल निकलता है कितना होता है 3, तो इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए 9 है उसका वर्गमूल निकलता है कितना होता है 3, और रूट के अंदर 2 है वो ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि ये एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है वो 3√2 है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ब है वो इसका सही आंसर है ब, ठीक है। तो आप ब को नोट कर दें और इसका आंसर सही है 3√2, ठीक। अब देखिए जो छठा प्रश्न है पहले का वो है थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 - cos 2 थीटा बटा sin 2 थीटा का मान है, यानी आपको थीटा के स्थान पर 45 डिग्री रखना है और फिर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रख के इसको सॉल्व करना है इस व्यंजक को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा है, तो cos 2 और थीटा के स्थान पर अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो देखो 2 × 45 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ मैं सीधा 90 डिग्री रखता हूँ। आपको समझ में तो आ गया है, इसलिए मैं आपको सीधा जल्दी से करके बता देता हूँ। देखो 2 और 45 रखेंगे तो 2 का गुणा 45 से होगा 90 हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधा रखा cos 90। यहाँ पे साइन देखिए 2 और थीटा वापस वही 2 का गुणा 45 से होगा क्या हो जाएगा 90, ठीक है। यानी इस व्यंजक के अंदर अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है उससे मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं मान रखता हूँ, देखो 1 - cos 90 का मान है वो क्या होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1। अब देखो 1 - 1 क्या होगा 1, और 1 में नीचे आ जाएगा 1, 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी इसका सही आंसर है वो है द, ओके। देखिए सातवां प्रश्न क्या दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर सड़क की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात है वो 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी आपको इस ढंग से हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग वाला जो लेसन है इसके अंदर एक समकोण बनाना है हमेशा। तो यहाँ समकोण बनाएंगे तो आपको अच्छे ढंग से प्रश्न है वो समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर सड़ है यानी खड़ी सड़ है, इसकी लंबाई और इसकी छाया का अनुपात, राइट, यानी ये लंबाई है वो यहाँ पे समतल पर छाया पर गिरेगी, तो इसका जो अनुपात है वो दे रखा है 1/√3, ठीक है। यानी ऊर्ध्वाधर सड़ की लंबाई तो है 1 और जो छाया की लंबाई है वो है √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी ये थीटा आपको निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना है
कि देखो यहाँ थीटा है तो ये क्या होगा आधार और ये क्या होगा लंब। तो लाल बट्टा कक्का से जो टेन थीटा है वो क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो आपको ध्यान रखना है कि 1/√3 यानी 1/√3 हो जाएगा। लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3। तो 1/√3 है वो टेन में किसका मान है वो आपको ढूंढना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है तो सीधा ही आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप उसको व्यवस्थित करना है। और आगे प्रश्न आएंगे उसमें मैं आपको व्यवस्थित करके बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा आंसर ढूंढने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको हमेशा टेन में मान ढूंढना है 1/√3 का। यानी 1/√3 है वो टेन में किसका मान होता है टेन 30 का। टेन 30 का जो मान है वो क्या होता है 1/√3। तो अधिकतर जो प्रश्न आएंगे वो हमेशा टेन से संबंधित ही ऐसे आएंगे। अगर तो या तो 45 मान होगा या इसका 30 होगा या होगा 60। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आगे भी आएंगे, मैं इसको अच्छे ढंग से आपको विस्तृत रूप से भी करके बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि लंब बटा आधार में जब अनुपात लिखेंगे 1/√3 वो टेन में किसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन 30 का मान है वो 1/√3 है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन अ है वो सही है। अब देखिए जो 8वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर क्या होगा। तो इस ढंग से आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है कि P से बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाला कोई वृत्त है और यहाँ पे मान लो एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखा है PA, मान लो यहाँ पे बिंदु A है और दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे हम यहाँ पे, मान लो ये बिंदु B है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहाँ पे 80 डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है। तो POA का मान क्या होगा, PO और A, यानी यहाँ से आपको निकालना है ये कोण, यानी ये कोण कितना है ये आपको पूछा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का प्रश्न आता है और 100% ऐसा प्रश्न आएगा। तो देखो यहाँ पे जो AP और B ये जो कोण और AOB यानी ये पूरा कोण, ये हमेशा इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या आना चाहिए 180 ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90 ये भी 90, 180 तो ये हो गए और 180 इन दोनों कोणों का योग आएगा, यानी पूरा एक शतुर्भुज बन रहा है। देखो OAP और B और शतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों कोण है वो संपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 180। तो यहाँ पे ये दे रखा है 80 डिग्री, तो ये जो पूरा कोण है वो कितना होगा 100, यानी AOB AO और B जो कोण है वो 100 होगा। तो हमें पूछा है POA यानी सिर्फ ये आधा कोण, तो आधा कितना हो जाएगा 100 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी इसका सही आंसर है वो क्या है अ, यानी अ ऑप्शन है वो सही है इसका। ठीक है, अ को आप टिक कर दे। अब देखो 9वां जो प्रश्न है वो दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी, यानी एक अंतःवृत्त की परिधि आपको पूछा है, परंतु यहाँ पे हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी, नहीं तो हम सीधा ही परिधि निकाल सकते थे 2πr से। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। तो 14 सेंटीमीटर वाला एक देखो यहाँ में वर्ग बना के आपको बताता हूँ। मान लो ये वर्ग है जिसकी भुजा है वो 14 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने एक अंतःवृत्त, यानी इसके अंदर एक वृत्त बनाना है जो इसकी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अगर मैं इसका केंद्र बनाऊं तो केंद्र से यहाँ तक ये हो जाएगी त्रिज्या, अर्थात ये पूरी भुजा 14 है तो ये कितनी हो जाएगी 7, यानी आधा आधा हो जाएगा पार्ट, पूरा खींचेंगे तो व्यास बनेगा और O से लगाकर A तक मान लो ये कितना हो गया 7, अर्थात आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 है। ठीक, अब हमारे वृत्त की परिधि हो जाएगी, देखिए 2πr ये सूत्र है परिधि का, तो 2π का मान 22/7 और त्रिज्या आपके निकल के आ गई 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो तो क्या आ गया 2 का गुणा 22 से करेंगे क्या आ जाएगा 44। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा हमारे ब।
ब है वो सही है, 44 सेंटीमीटर यह है परिधि। इसी प्रकार क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, और क्षेत्रफल आए तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो 10वां प्रश्न है वो सीधा ही आपके सूत्र में पूछा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, यानी एक चाप की लंबाई क्या होगी अगर कोण थीटा है तो आपको सीधा उत्तर सूत्र है वो याद रखना है, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, ये आपके संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है। इसका जो दूसरा प्रश्न घुमा के भी आ सकता है, देखो यहाँ पे अगर 2 से मैं इसको 360 को काटूं तो इसको नए फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 180 पाई आर। तो अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आपके ये मिलेगा, तो इन दोनों रूप को याद रखना आपको, या तो ये या फिर ये, यानी दोनों सेम ही है। इसको सरल करेंगे तो ये थीटा बटा 180 आएगा और यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि ये 360 को हमने 2 से काटा है, तो पाई आर। ठीक है, तो थीटा बटा 180 पाई आर, तो इसका जो सही आंसर है वो है ब। अब देखिए जो 11वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि घन के पृष्ठ का परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन पूछा है। तो घन का आयतन हम सूत्र जानते हैं, भुजा की घात 3 होता है, राइट, परंतु हमें भुजा चाहिए, तो भुजा निकालने के लिए यहाँ पे दे रखा है घन के एक पृष्ठ का परिमाप। देखो घन कैसा होता है, यानी वर्ग से क्या बनता है घन, और आयत से क्या बनता है घनाभ। तो यहाँ मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ घन बना के, मान लो ये घन है, ठीक है। अब आपको एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, यानी मान लो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का परिमाप है वो कितना दे रखा है 28। परिमाप का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये वर्ग है, इस वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा हमें कितना दे रखा है 28। तो भुजा कितनी आ जाएगी, यानी चारों भुजाओं का योग दे रखा है हमें 28, तो एक भुजा का मान कितना होगा 7। देखो 28 के अंदर इस 4 का भाग दे दो, तो 4 से 28 कटेगा कितनी बार 7 बार, ठीक, यानी हमारे प्रत्येक भुजा है वो कितनी है 7 7 7। और ऐसे घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजा की घात 3, ये आप सूत्र याद रखना, किसी भी घन का आयतन निकालना है तो भुजा की घात 3 करना है। तो भुजा कितनी है 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 343 343, यानी कि इसका सही ऑप्शन है वो है अ। नेक्स्ट आपके है 12वां प्रश्न कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कौन कौन सी संभावित परिणाम हो सकते हैं। देखो एक सिक्के पर 2 बार उछलते हैं, पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया, ठीक है। फिर मान लो दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक बार हेड आया और दूसरी बार टेल आया। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहली बार टेल आया और दूसरी बार हेड आया, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है, ठीक। यानी कुल संभावित परिणाम कितने हो गए 1 2 3 और 4, ये हमारे टोटल यानी कुल परिणाम है। अब इसमें से पूछा क्या कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित कम से कम, देखो हेड कहाँ का दिख रहा है, हेड यहाँ पे दिख रहा है, कम से कम एक आना चाहिए, हेड आ गया, यहाँ भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3। तो सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 और कुल परिणाम कितने हैं 4, 3 बटा 4। तो इसका सही आंसर है सब। प्रायिकता से संबंधित मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं। प्रायिकता का एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर टाइप के प्रश्न प्रायिकता के आते हैं, जैसे ताशों से संबंधित, पासे से संबंधित, सिक्के से संबंधित, तो हर टाइप के प्रश्न आप कवर हो जाएंगे। आप उस प्लेलिस्ट में जाके प्रायिकता को टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब देखिए जो 13वां प्रश्न दे रखा है वो क्या है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी वह है, यानी ऑप्शन के अंदर आपको ऐसी संख्या से यहाँ पे गुणा करना है कि जो रिजल्ट प्राप्त हो वो आपकी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करना है। तो देखो यहाँ √27 दे रखा है, इसका गुणा मैं अगर √3 से करूंगा तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए आप ऑप्शन अलग अलग देख के रिजल्ट निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा √3 का गुणा करके आपको बताता हूँ। देखिए 27 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 81, और 81 का जो वर्गमूल है वो होता है 9, यानी 9 एक क्या है प्राकृत संख्या है, राइट।
यानी आपके जो सही ऑप्शन है वो है ब, यानी आपके √3 से अगर गुणा करेंगे √27 का तो आपकी प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। तो आप टिक कर सकते हैं ब को। ठीक है, नेक्स्ट है 14 प्रश्न क्या दे रखा है कि बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य क्या है। देखो शून्य वाले दो प्रश्न आ गए, x² माइनस एक्स माइनस 6, ये आपके एक व्यंजक है। तो यहाँ पर भी आपको टुकड़े बनाने पड़ेंगे। देखिए गुणा करने पर 6 आना चाहिए और घटाने पर आना चाहिए 1, तो 3 और 2, x² माइनस 3x प्लस 2x, राइट, माइनस का 6। अब x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3, x माइनस 3 वापस कॉमन आएगा तो x प्लस 2 अंदर रह जाएगा, x यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी हमारे जो शून्य के वो क्या आ जाएंगे, x बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा, माइनस पक्षांतर होके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यानी सही शून्य जो है वो है 3 और माइनस 2, यानी सही ऑप्शन क्या रहेगा, स। ठीक है, 3 और माइनस 2। 15वां जो प्रश्न है बहुत ही सरल है। देखो क्या दे रखा है कि 3x माइनस 5y प्लस k बराबर क्या है, 0। अब आपको क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर माइनस 2 है तो k का मान क्या होगा, यानी x बराबर 2 रखना है, यानी 3 इंटू 2 फिर 5, y के स्थान पर क्या कह रहा है, माइनस 2 रखने का, तो माइनस 2 रख लो प्लस का k बराबर 0। ठीक, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6, फिर माइनस, अब देखो माइनस 5 का गुणा माइनस 2 से होगा तो क्या आएगा, प्लस का 10 प्लस k बराबर 0। 6 और 10 मिलके कितने हो गए, 16 और k बराबर 0। k का मान निकालने के लिए पक्षांतर कर दो, माइनस के 16, यानी सही इसका जो आंसर है वो है द ऑप्शन है वो सही रहेगा, माइनस के 16। 16वां जो प्रश्न है वो क्या है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका है, जबकि ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो यदि AB और PQ 3 और 5 है तो AD और PM क्या होगा, यानी आपके जो माध्यिका है उसका अनुपात भी आपके वही रहेगा, इसलिए आपके उत्तर है वो स है, यानी 3 और 5। आपको वो का वो अनुपात लिख के आना है, यानी जो अनुपात भुजाओं का होगा वो आपके माध्यिकाओं का अनुपात होगा, यानी सही इसका जो आंसर है वो स। यानी आपके जो 16वां प्रश्न है, अगर आप इस चित्र से समझना चाहें तो देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज है ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला है A, B और C, दूसरा है P, Q और R। दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है। ठीक, यानी दोनों का रूप है वो समान है। अब देखो यहाँ पे जो दे रखी है भुजा AB और PQ, AB है वो कितना है, 3 और PQ कितना है, 5। आपको पूछा है माध्यिकाओं का अनुपात, यानी ये जो माध्यिका है, माध्यिका किसे कहते हैं, यानी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका नाम है हमारे AD। ठीक है, यहाँ पे भुजा दे देता हूँ जो मध्य बिंदु से मिलेगी, इसका नाम है PM। यानी आपको ये अनुपात दे रखा है, आपको माध्यिकाओं का अनुपात पूछा है, यानी इसका और इसका अनुपात क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जो ये अनुपात है वो का वो ये भी होगा, यानी ये भी 3 और 5 ही होगा, तो 3:5, यानी सही ऑप्शन है वो स। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार की आधार से दूरी क्या होगी, यानी आपको 10 मीटर ऊंची मीनार, देखो 10 मीटर, यहाँ पे सीधा समकोणी बना देता हूँ, हमेशा ऐसे में समकोणी बनाना। आपको 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का, पृथ्वी पर एक बिंदु है, उस पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण ऊपर बनता है, आपको बताइए यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो बिंदु की मीनार की आधार से दूरी, यानी इस बिंदु की आधार से दूरी कितनी है, माना है x। अब देखो जितना अवनमन कोण होगा उतना का उतना उन्नयन कोण होगा, यानी ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, राइट। अब वही आपको भुजाओं का अनुपात लेना है। देखो ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, राइट। अब देखो लंब बटा आधार, लंब कितना है 10, आधार मैंने क्या माना है x, क्योंकि भुजा हमें पता नहीं है, tan थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना रखूंगा 30। अब देखो 10 बटा x
tan 30 का मान होता है 1/√3। वज्र गुणन कर दो तो x का गुणा 1 से होगा और √3 का गुणा 10 से होगा, यानी 10√3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x। यानी आपके इस भुजा का मान आ गया देखो 10√3, यानी सही आंसर है इसका क्या होगा, अ ऑप्शन है वो सही है। तो देखो 18वां प्रश्न क्या दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के समान है। यानी मान लो ये खंभा है और ये इसकी परछाई है, ये दोनों बराबर माप के हैं, ठीक है, यानी x ये है तो ये भी क्या होगी x, ठीक है। अब आपको सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी ये कोण आपको निकालना है, राइट। तो यहाँ पर भी वही ये लंब और ये आधार, यानी लगभग 3 प्रश्न आ गए इस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न खंड अ के अंदर। पहले प्रश्न में आपके त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग वाला जो टॉपिक है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो लंब बटा आधार लिखूंगा, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, ठीक है। लंब कितना है x, आधार कितना है x, tan थीटा। अब देखो यहाँ पे x बटा x क्या हो गया 1 और tan थीटा 1 है, वो tan में किसका मान होता है tan 45 का। ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल है उससे आप देख सकते हैं tan 45 का मान क्या होगा 1 और यहाँ आ जाएगा tan थीटा। tan दोनों से हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है 45 डिग्री इसका सही आंसर है। और इन प्रश्नों में आप ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व करने का काम ही नहीं इतना। जब भी आपको परछाई और खंभे की ऊंचाई बराबर आए तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री, एक तरह से रट लो इसको, 45 डिग्री होता है।